हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल G2C साइंस। आइए हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। वर्क और एनर्जी का चैप्टर हम पढ़ लिए थे। कुछ टॉपिक छूटे थे, जो टॉपिक छूटे थे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, ठीक। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या पूछ रहा है? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? अब आप जानते ही होंगे, मैं बताया हूँ कार्य होता क्या है। कार्य क्या होता है हम बताए थे। इसका फार्मूला W=F/S होता है। क्या होता है? F हमारा क्या है? फोर्स है। अभी मैं आपको बताया था F हमारा क्या है? फोर्स है। और S हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये हमारा बल है और ये हमारा क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। ठीक, इन दोनों के मल्टीपल को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य वह होता है जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, बल लगाकर बल की ही दिशा में विस्थापित कहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अब देखते हैं F W हम फार्मूला जानते हैं, F मल्टीपल S होता है। F को हम किस में? न्यूटन में मापते हैं। S को, विस्थापन को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, क्योंकि यह एक दूरी है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच बीच कोण होना चाहिए। कोण नहीं, सॉरी, कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोण होना चाहिए। ये नहीं होगा, कोण होना चाहिए। ठीक, कितना कोण होना चाहिए? तो अब ये देखिए, थीटा वाला मैं फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। जब किसी थीटा डिग्री पर या फिर किसी एंगल पर कोई फोर्स लगाया जाए तब उनके बीच का कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W=F/S cos थीटा। W=F/S cos थीटा। अब ये हमें जानना जरूरी है, cos थीटा का मान कितनी डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है। तो cos थीटा, cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। और cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो सबसे मैक्सिमम किस पे होता है? cos 0 अंश पे एक मान होता है, जो कि पॉजिटिव होता है और सबसे अधिक होता है। तो कितने डिग्री पर होगा? cos 0 डिग्री पर। किस पे? cos 0। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, यदि किसी पिंड के संवेग को दोगुना कर दिया जाए। अब ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। संवेग क्या होता है? जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को और उसकी वेलोसिटी के मल्टीपल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इफ एनी बॉडीज ऑफ मास एंड एक्स एंड if any body of mass and velocity is multiple is called momentum। किसी भी बॉडी के या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग को किस संवेग अब ये पता चल गया संवेग क्या होता है। P बराबर m इंटू वी होता है। P बराबर क्या होता है? m इंटू वी। m हमारा क्या है? मॉस है। v क्या है? हमारा वेलोसिटी है। मॉस और वेलोसिटी के मल्टीपल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और इसकी गतिज ऊर्जा में इन दोनों में अगर रिलेशन हम जानेंगे तभी इनका दोगुना, तिगुना, चार गुना कुछ भी कहे तभी हम बता सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इनका रिलेशन बता देंगे। अभी काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है कि K=mv² होता है। ओके, अब इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है P= होता है K² होता है P²/2m। ये डायरेक्ट होता है। आप इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर मैं निकाल के ही बता देता हूँ। देखिए, P= क्या होता है? m इंटू वी होता है और K= होता है 12mv²। ठीक है, एक mv को हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12
एम वी इंटू वी लिख सकते हैं। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू हाफ के इक्वल टू हाफ एम बी के जगह पे पी लिख सकते हैं मल्टीपल वी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम वी इंटू वी। अब दोनों को हम क्या करें, या तो एम सॉरी इसी को हम क्या करते हैं, दोनों को वी से हम अगर जो डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2k इक्वल टू पी इंटू वी। वी को हम वे को क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन टी लिख सकते हैं। इससे हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सॉरी डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इतना ताम झाम क्यों करें। देखिए P इक्वल टू एम इंटू वी, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को ही हम क्या कर लेते हैं, P बना लेते हैं। इसी को ही हम क्या कर लेते हैं, P बना लेते हैं। इतने के बराबर अगर जो P है, ठीक, तो हम इतने के बराबर P, ये हमारा क्या है हाफ, इसी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम P रख सकते हैं। और इस P को वही का मान या तो हम रख लें के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वी का मान यहाँ हम रख लें 2k बराबर 2k अपान यम बराबर एम वी बराबर वी। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, 2k अपान P इक्वल टू वी। अब इस V का मान इसमें रख लेते हैं, P बराबर P बराबर M मल्टीपल 2k अपान P हो जाएगा। इस P का मल्टीपल क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा। इस P का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, P स्क्वायर इक्वल टू M मल्टीपल 2k। तो K बराबर क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर अपान 2M। ये रिलेशन आ गया। अभी मैं डायरेक्ट बताया हूँ, ये रिलेशन यही होता है। ये याद था मुझे, लेकिन निकाल भी सकते हैं आप आराम से। आपको मैं ये तरीका बता दिया कैसे निकालना है, एक बार और देख लीजिए। पहले P बराबर एम इंटू वी हम जानते हैं, K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से V का मान निकालेंगे, V इक्वल टू 2k अपान एम वी हो जाएगा। अब इस V का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा लेंगे आराम से। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा के V का मान निकालेंगे, तो इसे हम मल्टीपल या क्रॉस मल्टीपल कुछ भी करके हम वैल्यू को आराम से निकालेंगे। ओके, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो हमसे क्या है, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब हमने तो डायरेक्ट फार्मूला पता है, अभी मैंने निकाल के भी बता दिया, प्रूफ कर दिया कैसे आता है, कहाँ से निकलता है। ओके, देखिए, हाँ, तो K इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m होता है। ये तो पहले कंडीशन पे है जब इसका संवेग कांस्टेंट हो, p ही हो। लेकिन जब संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो 2p क्या हो जाएगा, 2p का होल स्क्वायर अपान 2m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर अपान 2m। अब इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2m से 2m, p स्क्वायर से p स्क्वायर, तो k इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4k। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा।
यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ये क्या पूछ रहा है? ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 3 गुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब हम जानते हैं गतिज ऊर्जा की इक्वल टू हाफ mv² होता है। ये तो कांस्टेंट, पहली बार अगर जो इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए, हाफ m3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, ये इससे कट गया और ये v² से v² कट गया, ये क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 9k। तो कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा है? काइनेटिक एनर्जी किसमें है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी में पृथ्वी तल से 2 मीटर ऊंचाई पर, हाँ यहाँ पर आपको एक को कंडीशन बता देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है जहाँ पर किसी हाइट की बात की जाए, किसकी हाइट की बात की जाए, क्योंकि हाइट की बात की जाए, हम पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या? mgh, मास हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, और हाइट तो 110% होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हाइट की बात की जाए तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी ना होकर के पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ऑप्शन नंबर पहले में क्या होगा? पृथ्वी तल से दूर, तो इसमें तो पोटेंशियल है, काइनेटिक है नहीं। चाबी भरी हुई घड़ी का स्प्रिंग, इसमें भी पोटेंशियल नहीं हो सकती है। भूमि पर लुढ़कते क्रिकेट की गेंद, इसमें हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। खींची हुई तीर, इसमें भी तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, लुढ़कती हुई गेंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई पिंड किसी वायुयान से गिरती है तो वृद्धि होती है उसके, यदि कोई पिंड वायुयान से गिर रही है नीचे की तरफ तो उसकी किसमें वृद्धि होगी? उसके काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए आप ऊपर से छोड़ रहे हैं और वो नीचे की तरफ आएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। वो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस तरह से उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये भी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होती? बढ़ती। ओ सॉरी, स्थितिज ऊर्जा उसकी घटती है, उसका आंसर होगा घटेगी। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? घटेगी। ठीक है, ये ना हो करके ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर 746 वाट होता है। इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। ओ सॉरी, 1 किलोवाट बराबर नहीं, 1 HP बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर तो हमें HP में निकालना है। 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर कितना HP होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम 1 किलोवाट बराबर क्या जानते हैं? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। क्या? 1000 वाट। और HP में हमें पूछ रहा है 1 HP बराबर कितना हॉर्स, और 1 वाट बराबर कितना HP होता है? 746। इससे डिवाइड करेंगे तब ये हमारा किस में आ जाएगा? HP में। तो ये 1.34 HP आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है कार्य में। जब मानव शरीर के द्वारा कोई भी ऊर्जा की जाएगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा होगी, या रासायनिक ऊर्जा होगी? कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। मानव शरीर के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है कार्य में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक,
1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये देखिए सही है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। अगर किसी भी चीज़ की आकार में परिवर्तन या डिफेक्ट की बात की जाए, वहाँ एलोसिटी की बात अवश्य आएगी, प्रत्यास्था अवश्य आएगी, तो प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। निम्न क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? धनात्मक कब होगा? जब उनके बीच बल उन्हीं के बीच से लगे और उन्हीं के दिशा में ही विस्थापन हो, तो क्या होगा? धनात्मक होगा। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में सम्मिलित को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट स्लाइड पे होगा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन। यहाँ इस क्वेश्चन में डिफेक्ट है, हम डब्ल्यू को यहाँ डब्ल्यू का मान देना पड़ेगा, वर्क का मान हम मान लेते हैं 20 जूल है, ठीक है। तो हम जानते हैं फार्मूला एफ बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। हाँ, तो डब्ल्यू का मान हमें पता है 20 दे रखा है, 20, एफ का भी मान हमें पता है 20, एस का मान 2, कॉस थीटा 20 से 20, यहाँ बचा कितना? हाफ बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का कितने के मान के बराबर? थीटा बराबर 60 डिग्री। कितने के बराबर आ जाएगा? 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? अरे वो 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का कार्य भार उठाता है, उसमें कोई डिफेक्ट ही नहीं होगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, कोई विस्थापन ही नहीं होगा। वो ले के 100 मीटर तक का चाहे जितनी दूरी तक जाए, कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई विस्थापन नहीं हो, तो उसके अंदर उसके बीच कार्य जो होगा शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा इतनी है, गतिज ऊर्जा जो हमें कह दे उसको लिख लें 120 जूल, और मास उसका क्या है? 15 kg, ठीक है। तो वस्तु का वेग हमें बताना है। जानते हैं कि इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला लगा लिए। अब हमें क्या 120 और क्या है 15, 120 बराबर हाफ मल्टीपल 15 वी स्क्वायर, 12 24, 240 बटा में 15, 3 8 24 और 3 5 15, 16 बराबर वी स्क्वायर। वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए ही है, 4 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।